Welcome everyone. Welcome to the Swami Vivekananda Institute. Myself Aditi. I am a UGC NET Home Science faculty. So today in this session, again we are going to discuss about some PYQs which are related to your subject. पहले आए हुए हैं questions, इन सब के question के बारे में हम discussion करेंगे. So here the first question is an inhibitor found in pulses. ऐसा कौन सा इनिबिटर है जो कि पल्सिस में मिलता है? तो मैंने आपको जब भी एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स के बारे में बताया था, तो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स एक मेरा सेशन भी है, आप उसको भी जाके देख सकते हो. एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स विच रिड्यूस द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स इन अ प्लांट. मतलब वो किसी भी न्यूट्रिएंट की बायो अवेलेबिलिटी को रिड्यूस करते हैं, उनको हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स. तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो वो इनिबिट हो जाता है. अब इसमें जो पल्सिस के केस में जो इनिबिटर है, व्हाट इज द इनिबिटर इन पल्सिस? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, बायोटिन और एविडिन. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ट्रिप्सिन इज द राइट आंसर. पेप्सिन प्रोटीन एंजाइम है, बायोटिन जनरली एग में मिलता है एंड एविडिन जो है वो भी एग में होता है. तो ट्रिप्सिन हियर इज द करेक्ट आंसर. Now coming to the second question, which enzyme is activated during sprouting? तो जब हम sprouting करते हैं तो जनरली उस केस में कौन सा एंजाइम एक्टिवेट रहता है? पेपेन जो है, पेपेन किसका? पेपेन जो है वो पपाया में मिलता है. ब्रोमेलिन ऑल्सो पपाया का एंजाइम है. एमाइलेज तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च में जनरली होता है, जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करता है. रेनिन एक एंजाइम है जो कि जब हम चीज बनाते हैं तो क्या करता है? कर्डलिंग ऑफ मिल्क. रेनेट एंजाइम कोएगुलेट कर देता है केजिन प्रोटीन को, लैक्टिक एसिड को, सॉरी लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है. तो यहाँ पे ऐसा कौन सा एंजाइम है जो स्प्राउटिंग के टाइम पर एक्टिवेट होता है? स्प्राउटिंग हो रही है मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट है और स्टार्च को डाइजेस्ट कौन करता है? अमाइलेज. तो क्या कौन सा एंजाइम एक्टिवेट होगा यहाँ पर? अमाइलेज एंजाइम. तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है. हियर द थर्ड क्वेश्चन इज ए सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड. कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें सल्फर होता है? लाइसिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन और मिथ्योनिन. तो यहाँ पे क्या है? सल्फर कंटेनिंग जो है वो मिथ्योनिन आता है और एक सिस्टीन भी आता है. तो यहाँ पे दो ऐसे अमीनो एसिड है जिसमें सल्फर ग्रुप होता है. हिस्टिडीन और आर्जिनिन, ये क्या बताए थे मैंने जब आपको अमीनो एसिड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था? तो ये अमीनो एसिड ऐसे जिनको हम बोलते हैं कंडीशनली अमाइनो एसिड, जो कि एक स्पेशली कंडीशन में चाहिए होते हैं. या तो इंजरी हो गई किसी को, या फिर अगर किसी अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी हो गई, तो ये जनरली हम यूज कर सकते हैं. मतलब इनकी कमी हो जाती है तो दैट टाइप ऑफ नॉन अमीनो एसिड्स आर नोन एज कंडीशनली अमाइनो एसिड, जो कि एक कंडीशन में चाहिए होते हैं. तो हिस्टिडीन और आर्जिनिन क्या यहाँ पे? कंडीशनली अमीनो एसिड है. मिथ्योनिन, सिस्टीन जो है वो सल्फर ग्रुप उनमें प्रेजेंट होता है. नाउ नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग. यहाँ पे कुछ डेफिशिएंसी डिजीज है और डेफिशिएंसी डिजीज के साथ साथ यहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट है. तो स्कर्वी क्या करता है? किरेटोमलेशिया, एंगुलर स्टोमैटिटिस एंड यहाँ पर जो है परनीशियस एनीमिया. अब जो यहाँ पर स्कर्वी है, स्कर्वी कौन का किसमें? जब जब हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब विटामिन सी की जब डेफिशिएंसी हो जाती है, तो वहां पे क्या होता है? स्कर्वी डिजीज. किरेटोमलेशिया यहाँ पर क्या है? विजन में प्रॉब्लम हो जाती है, कॉर्निया ड्राई हो जाता है एंड दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. एंगुलर स्टोमैटिटिस में क्या होता है? यहाँ पर जब राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब राइबोफ्लेविन क्या है? एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है. जब राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो एंगुलर स्टोमैटिस मतलब जो आपके लिप्स है, माउथ के अराउंड यहाँ पे क्या हो जाएगी? ड्राइनेस हो जाएगी, फट जाएंगे वो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंगुलर स्टोमैटिटिस बोलते हैं इसको, जिसमें क्रैक्स आ जाते हैं अराउंड द लिप्स एंड द माउथ. दैट इज एंगुलर स्टोमैटिस, दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन. पर्नीशियस एनीमिया, दैट इज ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन B12. तो यहाँ पर अनीमिया हो जाता है, लॉस इन ब्लड, तो इसलिए यहाँ पर आयरन और फॉलिक एसिड जनरली कॉम्बिनेशन में दिया जाता है. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज अगेन मैच द फॉलोइंग. इको मार्क, इको मार्क किस पे आता है? ये कुछ सर्टिफिकेशन मार्क है और ये किस किस प्रोडक्ट पे आते हैं वो आपको बताना है. तो इको मार्क क्या है? इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, जो आपके इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है उन पे जनरली
इको मार्क है देखने को मिलता है। हॉलमार्क किस पे होता है, ये सभी को पता है, हॉलमार्क जो है वो ज्वेलरी पे होता है। आईएसआई मार्क, आईएसआई किस पे होता है, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन पे। जैसे जब मैंने आपको आईएसआई के बारे में पढ़ाया था, जब हमने फूड स्टैंडर्ड्स पढ़े थे, तो उसमें आईएसआई, बीआईएस ये सभी था। तो आईएस का प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन मार्क है, और एग मार्क का क्या है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इसमें जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उन सभी पे जो साइन होता है वो होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अगर वहां पर एग मार्क का साइन है तो मतलब वो जो ऑर्गेनिक फूड है दैट इज सेफ टू कंज्यूम। अगर वो ऐसी लोकल आप कहीं से परचेज कर रहे हो उसमें एग मार्क का साइन नहीं है तो क्वालिटी में भी पुअर। तो इस केस में जो अब हाँ, आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, उन सब में जो है वो एग मार्क का लोगो आता है। तो यहाँ पर एग मार्क में क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, दैट इज अ फुल फॉर्म ऑफ एग मार्क। Now sixth question is, a person is said to have normal BP, normal blood pressure, when diastolic and systolic pressure is। यहाँ पे diastolic और systolic pressure कितना होता है ये भी सबको पता है। नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 120/80। 120/80 क्या होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। डायस्टोलिक और सिस्टोलिक जो यूनिट होती है, ऊपर और नीचे वाला जो यूनिट आता है बीपी में, तो वो कितना नॉर्मल होता है, 120/80 mm/Hg। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एला कार्ते मेन्यू मीन्स। एला कार्ते मेन्यू, मैंने जब आपको टाइप्स ऑफ मेन्यू बताया था तो यहाँ पे एला कार्ते का मतलब क्या था, जिसमें हम डिशेस को सेपरेटली प्राइस करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, डिशेस को सेपरेटली प्राइस करा जाता है, मतलब अलग अलग प्राइस में डिश आपको मिलती है एक मेन्यू के अंदर। यहाँ पर क्या है, सर्विंग एपेटाइजर नहीं, पैक्ड लंच भी नहीं होता, सिंगल मील नहीं होती। यहाँ पर क्या है, चॉइस होती है आपके पास, जैसे हर एक डिश आपको मिलेगी और यहाँ पे चॉइस होती है कि जो हमें फूड ऑर्डर करना है हम कर सकते हैं। जनरली कैफे, रेस्टोरेंट्स, इन सब में क्या होता है, एला कार्ते मेन्यू। नेक्स्ट जो मेन्यू मैंने आपको बताया था वो था टेबल द होटे। इस टेबल द होटे में क्या था, ये था फिक्स मेन्यू। फिक्स मेन्यू मतलब यहाँ पर आपके पास कोई भी चॉइस नहीं होती। जैसे एग्जांपल था इसका थाली सिस्टम। अगर मैं थाली की बात करूं, थाली सिस्टम है, तो उसमें यहाँ पर आपके पास अगर मेन्यू में सिर्फ ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सिर्फ थाली सिस्टम हो, तो उस केस में वो फिक्स मेन्यू है। वहां पर कोई चॉइस नहीं होती क्या कि आप अपनी मर्जी से कोई भी फूड ऑर्डर करके खा सकते हो। दैट इज अ फिक्स मेन्यू, वहां पर कोई चॉइस नहीं है। थाली दिया हुआ है मेन्यू में तो थाली ही खानी पड़ेगी आपको, मतलब थाली में जो मेन्यू होंगे वो खाने पड़ेंगे, नॉट थाली। तो यहाँ पर क्या है, थाली में आता है आपका टेबल दे होटे, जो कि एक फिक्स मेन्यू है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होता। वेयर एज इन द केस ऑफ एला कार्टे मेन्यू, डिशेस को प्राइसली सेपरेट कर देते हैं और यू हैव द चॉइस कि जो आपको फूड ऑर्डर करना है वो खा सकते हैं। नेक्स्ट जो मेन्यू था, एक मैंने आपको बताया था दूजोर मेन्यू। दूजोर मेन्यू, दूजोर मेन्यू क्या था, दूजोर मेन्यू था फिक्स्ड मेन्यू। यहाँ पे क्या, सॉरी, चौक बोर्ड मेन्यू, जिसमें क्या था, जैसे अगर हम किसी कैफेज पे जाते हैं तो वहां पे बाहर लिखा होता है स्पेशलिटी ऑफ द हाउस। तो यहाँ पर उस रेस्टोरेंट का, उस कैफे का, उस होटल का क्या स्पेशल है, जो वो चौक से लिखा होता है बोर्ड पे, दैट इज दूजोर मेन्यू, जिसको हम चौक बोर्ड मेन्यू बोलते हैं, या फिर स्पेशलिटी ऑफ द हाउस भी यहाँ पर बोलते हैं। कॉम्बिनेशन में इन सबका कॉम्बिनेशन आता है, तो ये सारे हैं वो इंक्लूड होते हैं टाइप्स ऑफ मेन्यू में। नेक्स्ट जो 8th क्वेश्चन है, जर्नली ड्राई क्लीनिंग ट्रीटमेंट इज गिवन टू। ड्राई क्लीनिंग ट्रीटमेंट जनरली किसको दिया जाता है, तो यहाँ पे ड्राई क्लीनिंग आप रीजनरेटेड सेल्यूलोज फाइबर्स, मतलब रेयन को तो नहीं दे सकते ना, यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर्स, क्योंकि वो श्रिंक कर जाते हैं जल्दी, श्रिंक भी नहीं करते, उनका स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ा वीक हो जाता है। नेचुरल माइनर फाइबर्स को नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जनरली जो ड्राई क्लीनिंग होती है वूल और सिल्क की होती है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पे जनरली ड्राई क्लीनिंग हम वूल और सिल्क की करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, जब फ्रूट राइप होता है तो उसका करेक्ट स्टेज में यहाँ पर जो है लगाना है। अब जो करेक्ट स्टेज है वो सबसे पहला क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले जब भी फ्रूट राइप होता है, सबसे पहले जब भी फ्रूट राइप हो रहा है तो उसमें पहले प्रोटोपैक्टिन होता है। क्या होता है, सबसे पहले उसमें प्रोटोपैक्टिन वो स्टेज में आता है, फिर प्रोटोपैक्टिन से बनता है पैक्टिक एसिड, देन यहाँ पर जो आता है वो आता है पैक्टिन, और लास्ट में बनता है पैक्टिनिक एसिड, जिसकी वजह से राइपनिंग होती है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहला स्टेज आया प्रोटोपैक्टिन, मतलब यहाँ पर डी देखो किस में है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी क्या है, एक एलिमिनेशन मेथड की ट्रिक है। फर्स्ट पहले हमने देख लिया कि कौन सा इसमें आ सकता है, तो फर्स्ट कौन सा इसमें, प्रोटो
पैक्टिन। तो प्रोटोपैक्टिन में क्या है, डी, देन यहाँ पे पैक्टिक एसिड बनता है, देन पैक्टिन बनता है, देन यहाँ पे पैक्टिनिक एसिड यहाँ पे बनता है। तो ऐसे क्या कर सकते हो आप, उसको सीक्वेंस में अरेंज करना जो है वो क्वेश्चन यहाँ पर आता है। तो यहाँ पे फर्स्ट हुआ प्रोटोपैक्टिन, नेक्स्ट यहाँ पे आया पैक्टिक एसिड, नेक्स्ट यहाँ पे पैक्टिन बना, देन पैक्टिनिक एसिड जो है वो राइपन करता है। जो जिसमें ज्यादा पैक्टिन होता है उसकी जेली, उसके मार्मलेड बहुत अच्छे बनते हैं। मेनली जो सबसे अच्छी जेली बनती है वो गुआवा की बनती है, क्योंकि उसमें पैक्टिन कंटेंट जो है वो ज्यादा होता है। तो यहाँ पर जो है ये राइपनिंग के स्टेजेस हैं। नाउ 10th क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे सिंजिंग है, स्कोरिंग है, टेंटरिंग है, कैलेंडरिंग है। सबसे पहले कैलेंडरिंग क्या था, कैलेंडरिंग में हम क्या करते हैं, फाइबर्स को एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करते हैं। सिंजिंग में क्या था, हम जो फाइबर्स हैं उनको बर्न करते हैं। जैसे हमने वूल में जब हमें वूल चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो फाइबर्स है शिप के उनको या तो फ्लीस से, क्लिपर से रिमूव कर देंगे, श्रेडिंग करेंगे, या फिर हम उनको बर्न भी कर सकते हैं। जो रेज्ड फाइबर है उनको बर्न कर सकते हैं। स्कोरिंग में क्या करेंगे, यहाँ पे स्कोरिंग क्या करता है, रिमूवल ऑफ डी साइजिंग प्रोडक्ट पैक्टिन एंड वैक्स फ्रॉम द वूल। जब हमने स्टेजेस पढ़ी थी तो फर्स्ट स्टेज वहां पर क्या थी, श्रेडिंग, देन या फिर सिंजिंग बोल सकते हैं, देन क्या था, स्कोरिंग, जिसमें सारी इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाता है। तो जब भी हम अपना फाइबर ले रहे हैं, नेचुरल फाइबर ले रहे हैं फ्रॉम द वूल एंड शिप, तो सॉरी फ्रॉम द शिप एंड गोट, तो वहां पर जब वूल निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, उनको श्रेडिंग करेंगे, उनके हेयर्स को रिमूव करेंगे, देन वी परफॉर्म द स्कोरिंग प्रोसेस। उस स्कोरिंग प्रोसेस में जितनी भी फिजिकल इम्प्योरिटीज है उन सभी को रिमूव करेंगे, डर्ट डस्ट को भी रिमूव करेंगे। तो इस केस में स्कोरिंग क्या आ जाएगा, रिमूवल ऑफ डी साइजिंग प्रोडक्ट, जो पैक्टिन है, जो वैक्स है, उनको रिमूव करना इज कॉल्ड द स्कोरिंग। नेक्स्ट आएगा टेंटरिंग। टेंटरिंग में क्या आता है, टेंटरिंग का मतलब होता है यहाँ पे मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड, मैकेनिकल स्ट्रेटनिंग प्रोसेस। यहाँ पे जैसे हम कार्डिंग कॉम्बिंग करते हैं, दैट इज अ टाइप ऑफ टेंटरिंग प्रोसेस, जिसमें हम फाइबर्स को जनरली स्ट्रेट कर लेते हैं और फाइबर्स कैसा मिलता है, यहाँ पे अच्छी स्ट्रेंथ का बन जाता है। नाउ 11th क्वेश्चन इज चाइल्ड अब्यूज अकर इन ऑल सोशल क्लास, रेशेस एंड एथनिक ग्रुप। अब यहाँ पे जो चाइल्ड अब्यूज है या सोशल क्लास में भी देखने को मिलता है, एथनिक ग्रुप में भी देखने को मिलता है। क्या जो चाइल्ड अब्यूज है, इट इज अ फ्रीक्वेंटली पार्ट ऑफ द फैमिली वायलेंस एंड इंक्रीज इन सिचुएशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस। क्या जो चाइल्ड अब्यूज है वो फ्रीक्वेंट होता रहता है, क्या पार्ट ऑफ फैमिली है, फ्रीक्वेंट होता रहता है वायलेंस, और इकोनॉमिक स्ट्रेस और सोशल स्ट्रेस से चाइल्ड अब्यूज इंक्रीज होता है। तो इस केस में दोनों ही स्टेटमेंट सही है कि चाइल्ड अब्यूज, अगर आपके पास इकोनॉमिक स्ट्रेस है और सोशल स्ट्रेस है तो वहां पे चाइल्ड अब्यूज जनरली हो सकता है, चिल्ड्रन को जनरली वायलेंस उसमें कर सकते हैं, उस पर वायलेंस हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब जो चाइल्ड अब्यूज है क्या वो हर एक सोशल क्लास में होता है, यहाँ पे ऑल लिखा है, क्या ये हर एक सोशल क्लास, रेसेस और एथनिक ग्रुप में होता है, नहीं। स्टेटमेंट तो सही है लेकिन यहाँ पे क्या है, जो असर्शन है वो क्या है, पार्शली करेक्ट है। स्टेटमेंट सही है, पार्शली करेक्ट क्यों है, क्योंकि वो हर एक सोशल ग्रुप में देखने को नहीं मिलता, मतलब होता है लेकिन वो हर एक सोशल ग्रुप में देखने को नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पे जो असर्शन है वो क्या हो जाएगा, पार्शली करेक्ट, और स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, दोनों सही। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव करेक्ट सीक्वेंस इन राइटिंग अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये पार्ट आता है रिसर्च में, कि जब आप रिसर्च बनाते हो, जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो, पहले अपनी थीसिस जब लिखते हो तो कौन कौन से स्टेप्स पहले फॉलो होते हैं। सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन ही दोगे, सबसे पहले रिव्यू ऑफ लिटरेचर तो नहीं दोगे, यहाँ पे भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर है तो ये वाले ऑप्शन तो डिलीट हो गए। अब इन दोनों ऑप्शन में हमें देखना है, तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया, ऑब्जेक्टिव दोगे या फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर दोगे। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, अब देखो यहाँ सी है, यहाँ पर ए है, ऑब्जेक्टिव आएगा या फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर आएगा। पहले ऑब्जेक्टिव नहीं देते हो, पहले रिव्यू ऑफ लिटरेचर देते हो। तो यहाँ पर क्या कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, सी तो हट गया, यहाँ पे पहले ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा तो सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे
ऐसे करते हैं हम एलिमिनेशन मेथड का यूज। मैं आपको हर एक सेशन में बताती हूँ कि एलिमिनेशन मेथड को यूज करो, ताकि क्योंकि एग्जाम में इतना कम टाइम होता है आपके पास, वहां पर एलिमिनेशन मेथड ही सबसे ज्यादा काम आता है। जैसे ये वाला केस, ये वाला क्वेश्चन है, और भी बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं, उनमें सब में क्या लगता है, एलिमिनेशन मेथड। कैसे लगेगा, अब यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट की सीक्वेंस बतानी थी कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, इंट्रोडक्शन लिखोगे, इंट्रोडक्शन के बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव के बाद आपकी मेथोडोलॉजी, जो आप मेथड्स यूज कर रहे हो अपनी रिसर्च में वो क्या है, देन यहाँ पे रिजल्ट्स और कंक्लूजन्स क्या आए हैं, और लास्ट में क्या लिखते हो, बिब्लियोग्राफी। मतलब ये तो आप इससे भी एंड वाले ऑप्शन से भी लगा सकते थे कि पहले रिजल्ट कंक्लूजन लिखोगे, बिब्लियोग्राफी, तो लास्ट में जो बिब्लियोग्राफी, जो रेफरेंसेस आते हैं वो सारे होते हैं बिब्लियोग्राफी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, अरेंज करना। नाउ 13 क्वेश्चन इज विच फूड आइटम प्रोवाइड एम्प्टी कैलोरीज। एम्प्टी कैलोरीज का मतलब होता है, यहाँ पे ये वाला जनरली क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको या तो मिल्क करके आते हैं या फिर यहाँ पे वीट करके आते हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पे शुगर, मोस्टली जो है वो शुगर नहीं करते। इसमें शुगर जो है वो करेक्ट आंसर है। कैसे, हमने पूछा है एम्प्टी कैलोरीज। एम्प्टी कैलोरीज का मतलब होता है सिर्फ कैलोरीज प्रोवाइड कराना, मतलब जो फूड है वो सिर्फ कैलोरी प्रोवाइड करता है और इसके अलावा कोई भी न्यूट्रिएंट या कुछ भी प्रोवाइड नहीं करता। तो एम्प्टी कैलोरीज का मतलब क्या होता है, ओनली कैलोरीज एंड नथिंग एल्स, ओनली कैलोरीज एंड नथिंग। अब यहाँ पर क्या है, अगर मैं वीट की बात करूं तो वीट से कैलोरीज भी मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, ठीक है, प्रोटीन भी मिलेगा, मिल्क में विटामिन मिलेगा, ठीक है, आपको प्रोटीन्स भी मिलेंगे। पोटैटो में वही सेम जो आपका वीट में था, स्टार्च मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, डाइटरी फाइबर्स मिलेंगे, सब मिलेगा। लेकिन शुगर ऐसा है जिसमें कोई भी फैट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, कैलोरीज मिलेंगी और तो कोई आपका सब्सटेंस नहीं मिलेगा। तो दैट टाइप ऑफ नॉन इज नॉन एज एम्प्टी कैलोरीज। ये जो कैलोरीज है दैट आर एम्प्टी कैलोरीज, मतलब सिर्फ कैलोरीज प्रोवाइड होती है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो शुगर है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द 14 क्वेश्चन, जो अभी मैंने आपको पहले वाले सेशन में पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ फैमिली, उसमें था यहाँ पर मैट्रिलोकल, पैट्रीलिनियर, इंसेस्ट एंड मोनोथिज्म। ये मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो जनरली मैच द फॉलोइंग में पूछ लिए जाते हैं। तो हियर इज द क्वेश्चन, मैट्रिलोकल। मैट्रिलोकल का मतलब क्या होता है, जहां पर जो मैट्रिलोकल में क्या है, जो फैमिली है उसमें फैमिली को कौन हेड करेगा, सिर्फ मदर ही हेड कर सकती है। तो ऐसे टाइप की फैमिली को बोलते हैं मैट्रिलोकल। तो इसमें क्या आएगा, फैमिली सिस्टम इन विच द हस्बैंड लिव्स नियर वाइफ पेरेंट। मतलब यहाँ पे जो सॉरी मैट्रिलोकल में मतलब जो वाइफ के घर कौन रहता है, हस्बैंड जाके रहता है, और हेड कौन करता है वहां को, वुमेन जो है वो हेड करती है। तो वो मैट्रिलोकल हो गया। पैट्रीलिनियर का मतलब क्या हो गया, पैट्रीलिनियर में हो गया यहाँ पे जो एंसेस्टर्स चल रहे हैं किसके, फादर की साइड के, तो ट्रेसिंग डेस्केंड थ्रू द मेल लाइन, जो एंसेस्टर्स चलते आ रहे हैं मेल फैमिली के, दैट इज अ पैट्रीलिनियर। इंसेस्ट जो हमने पढ़ा था, इंसेस्ट टैबू, उसमें क्या था यहाँ पर, इसमें आएगा सेक्सुअल एक्टिविटी बिटवीन क्लोज फैमिली मेंबर्स, जो कि प्रोहिबिट होती है, मना होती है, जो कि हिंदू धर्म में नहीं माना जाता कि पापा और बेटी की शादी हो, बहन और भाई की शादी हो जाए। तो ये क्या है, इट इज अ सेक्सुअल एक्टिविटी बिटवीन क्लोज फैमिली मेंबर्स। नाउ कमिंग टू द मोनोथिज्म। मोनोथिज्म का मतलब क्या होता है, जो कि एक सिंगल गॉड में बिलीव करता है। जैसे अपना हिंदू है, ठीक है, क्रिश्चियन है, वो सब क्या है, एक ही गॉड में बिलीव करते हैं, दैट इज मोनोथिज्म। तो ये है ऐसे मैच द फॉलोइंग। ये जनरली ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन PYQ है, ये आया हुआ है। तो इसी तरह का अगर फैमिली स्टडी यूनिट आप पढ़ रहे हो तो ये सारी टर्म्स को प्लीज ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि हर बार यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, या तो मैच द फॉलोइंग में आएगा या फिर वन लाइनर में क्वेश्चन आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेनिफिट्स ऑफ अर्गोनॉमिक्स। अर्गोनॉमिक्स का मतलब क्या था, इंटरैक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन। तो यहाँ पर पहले के टाइम में क्या होता था, वर्कर्स जो होते थे इंडस्ट्री में काम करने वाले, वहां पर जनरली मशीन्स जो है वो नहीं होती थी। लेकिन विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यहाँ पे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आया, मॉडर्न टाइम आया है, उसके साथ साथ क्या है, नई नई चीजें आने लग गई हैं।
तो उस केस में आजकल मशीन्स आ गई हैं, तो वर्कर्स को इतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है, बट एज कंपैरिजन टू अगर हम पहले की बात करें तो वहां पर उसकी तरह हार्ड वर्क नहीं है, क्योंकि सारा क्या होता है, मशीन वर्क होता है। तो इस केस में बेनिफिट क्या है, अर्गोनॉमिक्स का, ऐसी टर्म को हम बोलते हैं अर्गोनॉमिक्स। यहाँ पर क्या फायदा होगा, सेफर जॉब सिक्योर होने लग गई, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, क्योंकि वहां पर क्या है, मशीन है, तो मशीन है तो ज्यादा काम होएगा। अगर हम हैंड से कुछ काम करेंगे, हाथ से कुछ काम करेंगे, तो उसमें प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी कम होगी एज कंपेयर टू द मशीन, क्योंकि मशीन से जल्दी काम होता है, उसकी जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा हुआ है, नहीं, आज भी ज्यादातर वहां पर वर्कर्स को जो है वो डोमिनेट किया जाता है, वहां पे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती, फिर भी उनका जो पे है वो भी बहुत ज्यादा लो होता है। तो यहाँ पर अर्गोनॉमिक्स आने से कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंप्रूव नहीं हुआ है। फ्यूअर इंजरीज कम हो गई है, मशीन की हेल्प से कुछ कर रहे हो तो इंजरीज क्या होगी, कम होगी, ज्यादा नहीं होगी। अगर आप हाथ से कुछ काम करते हैं वहां पे इंजरी के चांसेस ज्यादा रहते हैं, लेकिन मशीन में इंजरी के चांसेस ज्यादा नहीं रहते। तो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, बी एंड डी। तो ए, बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। Now coming to the next question, question number 16. Lino weave exhibit inferior strength, increased shrinkage and more slippage. यहाँ पे क्या है, जो लिनो वीव होती है, लिनो वीव में क्या होता है, ट्विस्ट होता है वाप का और वेफ्ट इसमें से पास करता है, इंटरलेस करता है, यहाँ पर एक सेल्वेज बनता है। तो यहाँ पे लिनो वीव में क्या होता है, ऐसे तरह का जो है वो सेल्वेज बनता है और यहाँ पे ट्विस्टिंग होती है दो वाप की। तो इस केस में क्या है, जो लिनो वीव है उसमें क्या अच्छी स्ट्रेंथ होती है, श्रिंकेज ज्यादा होती है, श्रिंकेज ज्यादा नहीं होती। तो यहाँ पे ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। लिनो वीव इज ओपन मैश फैब्रिक हैविंग अ प्लेन वीव कंस्ट्रक्शन। क्या इसमें प्लेन वीव की तरह कंस्ट्रक्शन होता है, नहीं, क्योंकि प्लेन वीव में कैसा होता है, वाप और वेफ्ट जो है वो इंटरलेस करते हैं, तो दैट इज अ प्लेन वीव। बट लिनो वीव में क्या होता है, ट्विस्टिंग होती है वाप की अराउंड द वेफ्ट। तो यहाँ पे बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। नाउ कमिंग टू द 17 क्वेश्चन, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। ये क्वेश्चन आया है, इस वाले क्वेश्चन में जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा मिस्टेक करते हैं, तो ये जो है वो ध्यान से समझना है। एक्टिव फॉर्म क्या होती है, अर्गोस्टिरोल, नॉट यहाँ पर जनरली स्टूडेंट कर्ली कैल्सोफिरोल करके आते हैं, बट जो एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की वो क्या है, डाईहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफिरोल। तो ये जो है जनरली एक्टिव फॉर्म में विटामिन डी इस स्टेट में रहता है, जिसको हम बोलते हैं ड्राई हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफिरोल। नाउ 18 क्वेश्चन, डिसऑर्डर ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। किसी को विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, तो विटामिन ए क्या है, दिस इज फैट सॉल्युबल विटामिन। मतलब किसमें सॉल्युबल होता है, ओनली फैट में सॉल्युबल होता है। तो विटामिन ए से ज़ेरोफ्थैल्मिया होता है, मतलब आई डिसऑर्डर, जिसमें जो कॉर्निया है वो ड्राई हो जाता है, ठीक है, यहाँ उसको बोलते हैं ज़ेरोफ्थैल्मिया। नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होती, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस का जो लिंक है वो होता है कैल्शियम से। जनरली ओल्ड एज में जब कैल्शियम की कमी होने लग जाती है बॉडी में, तो वहां पे ऑस्टियोपोरोसिस होता है। केरेटिनिज्म और किरेटोमलेशिया, किरेटिनिज्म भी नहीं होता, क्योंकि केरेटिनिज्म में क्या होता है, जनरली स्टंटेड ग्रोथ, मतलब जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है, इससे विटामिन ए का कोई लिंक नहीं है। किरेटोमलेशिया में आता है अगेन आई का एक डिसऑर्डर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ज़ेरोफ्थैल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस एंड किरेटोमलेशिया। तो यहाँ पे सी और डी जो है वो गलत हो जाएगा, ए, बी एंड ई, ए, बी एंड ई इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये होते हैं सारे विटामिन ए के डिसऑर्डर्स। जब मैं आपको डिसऑर्डर्स कराऊंगी, न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस जब हम करेंगे, वहां पर ये सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोल्ड इनिबिटर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड। जब हम ब्रेड बनाते हैं तो कौन कौन सा मोल्ड इनिबिटर डालते हैं, ताकि मोल्ड ग्रोथ जो है वो जल्दी ना हो और उसकी शेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज हो जाए। तो इसमें कौन सा डालते हैं, सोडियम और कैल्शियम प्रोपेनेट इकट्ठा ही डालते हैं मोल्ड इनिबिटर। एज अ मोल्ड इनिबिटर सोडियम और कैल्शियम प्रोपेनेट जो है वो ब्रेड में डाला जाता है।
Now 20th question is housing need of family are based on demographic profit of family. क्या जो हाउसिंग नीड है वो किस पे डिपेंड करता है कि जो आपके फैमिली में लोग रह रहे हैं उनकी कैसी नीड्स है? हाँ, नीड्स पे तो डिपेंड करता है फैमिली की। रीजन क्या है? व्हेन द फैमिली पासिस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, दैट इज फ्रॉम बिगिनिंग टिल कॉन्ट्रैक्टिंग एज, मतलब फ्रॉम द चाइल्डहुड टिल अडल्ट एज और टिल ओल्ड एज, द स्पेस रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस। ऑब्वियसली जब फैमिली इंक्रीज होती है, जब उनके स्टेजेस आती है, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके उनके बच्चे, देन उनके बच्चे, तो ऐसे क्या है स्टेजेस जो है वो चलती रहती है। तो इस तरह के जब स्टेज चलेगी तो स्पेस रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगा, सभी फैमिली की नीड्स बढ़ेंगी। तो यहाँ पे बोथ द स्टेटमेंट आर द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। तो दीज 20 क्वेश्चंस आर योर PYQs जो कि एग्जाम में पहले पूछे गए हैं। तो इसी तरह से हम PYQs की ऑलमोस्ट डेली प्रैक्टिस करेंगे, जिससे क्या है आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके जो है वो पता चलेंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो वहां पर। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।